जिस माँ के बच्चे उसकी दूध पर निर्भर करते हैं ना, उस माँ की ड्यूटी बनती है कि बहुत पौष्टिक आहार खाए वो, नहीं तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। 2 करोड़ का आयकर रिटर्न भरना एक अपने आप में एक आंकड़ा है। तो जब पहली बार छुआ सर, तो कैसा एक नागरिक होने के नाते कैसा महसूस हुआ? शेर को आप वेज ही नहीं खिला सकते, उसकी प्रोग्रामिंग ऊपर से फिक्स हो गई है। लेकिन आदमी एक ऐसा शख्स है जिसकी प्रोग्रामिंग जन्म के बाद होती है। तुलसीदास को किसी ने एक बात कह दी कि इतना प्रेम पत्नी से करते हो, इतना प्रेम अगर प्रभु से कर लो तो कुछ बदल जा। बात लग गई, तुरंत उसको आजमा लिया और आज तुलसीदास बन गए। नमस्कार मित्रों, मैं माधुरी डबराल और आज आपने अपने इस अहम एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से, या कहूँ एक साधारण व्यक्तित्व के धनी, एक असाधारण प्रतिभा से। सरकारी क्षेत्र में होते हुए पिछले काफी सालों से जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स पे करते हैं। और मुझे लगता है कि ये 2 करोड़ का जो आंकड़ा है ये सरकारी क्षेत्र में शायद अपने आप में एक मिसाल है, एक रिकॉर्ड है, जहां तक कि शायद ही कोई पहुंच पाया हो। तो एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवा रही हूँ। तो आइए मिलते हैं। आप हैं हरीश गुप्ता जी। तो सर, पिछले 25 सालों से नंबर 1 पोजीशन पर आप डीओ की, 2 करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स, 400 से ज्यादा एजेंट सर के साथ जुड़े हुए हैं। अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है कि शायद बहुत लोग इसको छूना चाहते हो, बहुत लोगों का ये वहां तक पहुंचना ही शायद सपना हो सकता है। सर, कैसा महसूस करते हैं? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसी विशेष स्वयं में बहुत बड़ी उपलब्धि न लगती। हमेशा ये रहता है कि कुछ कमी रहेगी, कुछ और बेहतर कर सकते थे। अच्छा। देखिए, हम एक मारवाड़ी बनिया परिवार से आते हैं, व्यापारी परिवार से आते हैं, और हमारे यहाँ ये है कि अगर गैस सिलेंडर खाली भी हो जाए ना, तो हमारे ये प्रयास रहता है उसको एक बार 2-2 रोटी और बना ले उस पर, ऐसा ना खाम खा दे, उसमें कोई गैस वापसी ना चली जाए। इच्छा ये रहती है कि भगवान ने जो कुछ दिया है, जो प्रतिभा दी है, को ज्ञान दिया है, क्षमता दी है, वो अनयूज ना चली जाए। पूरा उसका भरपूर उपयोग करना है, क्षण क्षण का उपयोग करना है पूरा। तो उसी उपयोग करते करते जो कुछ हो पाया एक किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि करी, क्योंकि मुझे लगता है ये उपलब्धि मेरी नहीं है, और शायद लोग कम काम करते इसलिए वो अलग से नजर आ रही है। अगर दोबारा ये जीवन दोबारा मिले 25 साल जीने के लिए, तो इससे निश्चित रूप से कई गुना काम करें। क्षमता इस भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में क्षमता है, और इस टाइम संपूर्ण भारत में क्षमताओं से मतलब बिखरी पड़ी है इस टाइम। तो जिसको समझने में हमें टाइम लगा, लेकिन अब तो समझ चुके हैं। अगर दोबारा समय मिले तो बहुत बेहतरीन और बेहतर काम हो सकता है। सर, कैसे और क्या सोचकर एलआईसी से जुड़े थे? क्या आपने शुरुआत ही एलआईसी से की थी, या फिर आपने बाद में स्विच किया है एलआईसी पे, और फिर इतना लंबा सफर एलआईसी के साथ? मैं जुड़े तो शुरू में, जैसे मैं, अगर आप पूरी जीविका लेना चाहें तो 1977 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में SRCC, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वो ज्वाइन किया। उसके बाद 1980 में ग्रेजुएशन करके निकले, तो पारिवारिक स्थिति ऐसी थी, या कोई ऐसा प्रोत्साहन नहीं था, या कोई एग्जाम्पल नहीं थे गांव में जिसको एग्जाम्पल मान के हम आगे बढ़ पाए। तो जो नौकरी मिली उस टाइम, नौकरी प्लेट पर रख के मिल गई पोस्ट ऑफिस की, वो ज्वाइन कर लिया। 1-1.5 साल बाद थोड़ा बैंकिंग में हाथ आजमा लिए। उसके बाद LIC में मौका मिला। LIC में आए हम एडमिनिस्ट्रेशन में, समझ लीजिए क्लर्क बन के आए। 1988 में मौका मिला मार्केटिंग में आने का। तो ज़्यादातर लोग को मौका नहीं मानते, उसको अवसर नहीं मानते, क्योंकि मार्केटिंग चैलेंज है। शायद उस टाइम हमने चुना मार्केटिंग को, वो उसके बाद यात्रा शुरू हो गई, काफिला जुड़ता रहा। देखिए, जहाँ तक इतनी बड़ी संख्या में अभिकर्ताओं का है, अभिकर्ता इसलिए बन पाए, हमारी इतनी बड़ी टीम इसलिए बन पाई कि लोग निकले नहीं। जो आ गया वो निकला नहीं। बनाते तो सब है, 10 बनाएंगे, 8 निकल जाएंगे तो 2 बचेंगे। हमने 10 बनाए तो 10 के 10 हमारे रिटेन किए, तो संख्या बढ़ती चलेगी। उसमें ये प्रयास किया गया कि मैं मानता हूं कि हर आदमी, हम कहते हैं कि आदमी मानव सर्वश्रेष्ठ रचना ब्रह्मा की, एक अद्भुत रचना है। कहते हैं कि सिर्फ एक आदमी ऐसा है जिसकी प्रोग्रामिंग भगवान करके नहीं भेजता। आप कुत्ता है, बिल्ली है, उसकी प्रोग्रामिंग करके भेजता। उसी ने उसी तरह बोलना, कुछ भी कह लो, हिंदुस्तान का कुत्ता हो, बिल्ली हो, चाइना की हो, सब की भाषा एक ही है, कोई बदलाव नहीं कर सकते आप। शेर को आप
आप नॉन वेज ही नहीं खिला सकते, उसकी प्रोग्रामिंग ऊपर से फिक्स होकर आई है। लेकिन आदमी एक ऐसा शख्स है जिसकी प्रोग्रामिंग जन्म के बाद होती है। मैं कहता हूँ मैं प्योर वेज हूँ, मायना में चाइना में पैदा होता मैं शायद पता नहीं क्या खा रहा होता, क्या बोल रहा होता। तो और ये प्रोग्रामिंग कभी भी बदली जा सकती है। तुलसीदास को किसी ने एक बात कह दी कि इतना प्रेम पत्नी से करते हो, इतना प्रेम अगर प्रभु से कर लो तो कुछ बदल जा, बात लग गई, कर तुरंत उसको आजमा लिया, बन गए, रात तुलसीदास बन गए। वाल्मीकि को एक ही बात कह दी कि जीवन दे नहीं सकते तो लेते क्यों, लग गई बात, लिख दी, इतनी बड़ी गाथाएं लिख दी। तो कभी भी बदली जा सकती। जब भी कोई मेरे सामने शख्स आया कोई भी एजेंसी के लिए, मैंने ये नहीं देखा वो कितनी ताकत लेकर आया, कितनी बुद्धि लेकर आया, क्या, मुझे ये एहसास था बस अपने पैरों पे चल के आया तो मैं उसको अपने हिसाब से बदल सकता हूँ, इसकी मैं चेंज करके दिमाग में सोचने की तरह में बदल सकता हूँ। वो प्रयास किया गया कि हर आदमी ब्रह्मा का रूप है, अपने आप में अति विशेष है। आप अगर, मैंने हमेशा इस तरह लोगों को देखा, आप अब यहाँ बैठे हैं इतने खुले में, हम लगता है भगवान के कितने करीब बैठे हैं। अगर आकाश में देखोगे सामने तो तारे नजर आएंगे, चंद्रमा नजर आएगा, कोई खास बात नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। लेकिन उस तारे को देखो जैसे आप खगोल शास्त्री देखते हैं, डिस्कवरी चैनल वाले जिस तरह देखते हैं, और ये तारा पृथ्वी से इतने करोड़ वर्ष गुना बड़ा है, ये पृथ्वी से इतने दूर है, इसका अपना सौर मंडल है, इसका अपना उपग्रह है। अजीब बिंदु जानने के बाद अजीब लगने लगेगा। तो जब हम एक किसी शख्स को जो आते हैं ना, उसको एक आदमी के रूप में देखते हैं, अपने आप में ब्रह्म की रचना बहुत डिटेल में देखते हैं उसको। मैं मानता हूं जब कोई आता है उसको मैं ये बात जरूर कहता हूं कि आप अद्भुत रचना हो, आपके डीएनए का इस धरती पर कभी पैदा हुआ ना होगा, आपके फिंगर निशान का कभी हुआ ना होगा, आप साधारण नहीं हो। बस धीरे धीरे मैं विश्वास भरने में थोड़ा थोड़ा कामयाब होता गया अब तक, और ये सिलसिला रहा, अच्छा लगा सब। जो काफी लोगों से सुनने में मिली, जितने बहुत तो नहीं पर जो 2-4 लोगों को मैं जानती हूँ जो आपसे जुड़े हुए हैं, उनका मानना होता है कि जब भी कोई नया व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपके साथ मिलकर कार्य करना चाहता है एजेंट के रूप में या किसी भी रूप में, तो वो सबसे पहले जब अपने बारे में बताता है तो वो अपने बारे में जितनी भी निगेटिव बातें बताता है, अपनी भी जिनको लगता है कि वो उसकी कमजोरियां हैं, तो आपका एक बड़ा अच्छा रहता है उसमें कि जितनी वो अपनी कमजोरियां गिनाता है, आप उनको उसकी जो है उसकी खूबियों में प्रस्तुत करते हुए बताते हैं, और उनको इतना मोटिवेट कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं ये मेरी कमियां नहीं खूबियां, और उसके बाद वो जो उन्हीं चीजों को लेकर जो रिजल्ट देते हैं। तो सर ऐसा कैसे कर पाते हैं? देखिए, एक दो चीज मैं कहूंगा इसमें। एक तो डिपेंड करता है आपकी ताकत कितनी है, आपको बहुत पढ़ना है। मैं एक बात मानता हूं कि जिस माँ के बच्चे उसकी दूध पर निर्भर करते हैं ना, उस माँ की ड्यूटी बनती है कि बहुत पौष्टिक आहार खाए वो, नहीं तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि 350 बच्चे मेरे एजेंट मेरे बच्चों के समान है, वो मेरी बुद्धि पे पलते हैं। मुझे बहुत पॉजिटिव सोचना है, बहुत ज्ञान लेना है, क्योंकि मुझे बांटना है, नहीं तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। एक तो ये मैं ध्यान रखता हूँ। दूसरा कि आप अगर कहें कि कोई गाड़ी खराब है, किसी की मान लीजिए मारुति की गाड़ी है, कोई खराब हुई रास्ते में, हम क्या प्रयास करेंगे कि अगर कोई लोकल रोड साइड पर कोई मिस्त्री बैठा हो, हम उम्मीद थोड़ी रखें, क्या उम्मीद रखेंगे उस मिस्त्री से, भाई ऐसी कर दे कि वर्कशॉप तक चली जाए, मेरे घर तक चली जाए गाड़ी। लेकिन अगर मारुति की ऑथराइज वर्कशॉप में चली जाए गाड़ी, फिर क्या उम्मीद रखेंगे? ऐसी कर दे कि दोबारा खराब ना हो, ये दोबारा आना पड़े बस। अगर आप खाली एक कारीगर बने पड़े तो गलत बात, लेकिन आपको वर्कशॉप बनाया तो उसमें जो पुर्जे बदलने लायक है बदल दो, जो ठीक होने रहे ठीक कर दो। हम प्रयास यही करते लोगों में है, जो उसकी जो चीजें उसमें बदल लायक बदल देते हैं, प्रयास करते हैं, काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। एक चीज सर मैंने देखी है कि जनरली हम लोग जो देखते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं और उनके एजेंट्स होते हैं, तो या तो उनमें बहुत अच्छे संबंध देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर होते तो प्रॉपर प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है। बट आपके एक एजेंट्स या जो भी लोग हैं, जितनों को अभी 1-2 लोगों को मैं मिली हूँ, एक तो हमारे यहीं पर ही है एक श्रीवास्तव जी, लेकिन वो तो आपको बिल्कुल एक गार्जियन की तरह, एक मुखिया की तरह मानते हैं, गुरु तुल्य मानते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी और इस तरह के मेरे श्रद्धा और आस्था आपके प्रति देखी है उनके मन में। तो सर कैसे मेंटेन हो जाती हैं ये चीजें? देखिए, अगर आप बिजनेस के आधार पर बिजनेस करोगे तो लोग भी आपसे बिजनेस करेंगे, जिसमें उसका फायदा होगा वो काम करेगा। आप बिजनेसमैन बनेंगे तो वो भी, मतलब ये नहीं कि आपको अच्छे अभिकर्ता बनाने, एजेंट बनाने, मतलब लोगों को अच्छा आदमी बनाना है अपने। आपकी अगर चीनी अच्छी है ना, तो उससे जो चाय बनाओगे वही चीज अच्छी बनेगी। मिठाई बना लो,
चाय बना लो, अगर चीनी किरकरी है, चीनी में मट्टी है, तो कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर मैं अपने अभिकर्ता को अच्छा इंसान नहीं बना पाया तो कुछ भी नहीं बन सकता अच्छा वो। तो पहले प्रयास रहता है उसको अच्छा इंसान बनाना, पहला प्रयास रहता है कि उसको अच्छा इंसान बनाया जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। और जब हम रिलेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई ये कहे, किसी गरीब आदमी को भी कहे, किसी भी गरीब से गरीब आदमी को कहे कि आप, जिस पर खाने के पैसे ना हो, ये उसको कहे कि आप 5 लाख ले लीजिए, अपने फादर को नाम को मिटा के दूसरे फादर का नाम लिखवा दीजिए, अपनी माँ को आज से इसको माँ ना कह के इसको मानना शुरू कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा समझौता होने वाला है। गरीब से गरीब आदमी, एक आम बुद्धि वाला आदमी नहीं करेगा। तो बेसिकली लोग बड़े अच्छे होते हैं, दिल से बड़े अच्छे होते हैं, अंदर से अच्छे होते हैं। वो अच्छापन लाना होता है। कहीं ना कहीं हर जगह पानी है, हर जगह धरती पर हर जगह पानी है। कहीं 10 फुट पे पानी है, कहीं 100 फुट पे पानी, कहीं 500 फुट पे पानी है। पानी तो रेगिस्तान, सारा रेगिस्तान में पानी है। बस आपके हर आदमी के अंदर बहुत अच्छा इंसान है, वो आपकी ताकत है, आप कितने उसको निकाल पाते हैं, आपकी मशीनरी कैसी है। आपकी इसमें महारत हासिल है? महारत तो नहीं हम, लेकिन मैंने सुना है एक्चुअली हमें जो जुड़ गया ना उसको छोड़ने को हम तैयार नहीं है। बच्चा पैदा हो गया घर में, अपंग पैदा हो गया, कैसा हो गया, माँ बाप के लिए तो वो बच्चा ही है, छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। उसको छोड़ना उचित नहीं है, छोड़ता कोई भी नहीं है। तो अगर टीम में आ गया तो बच्चा ही है हमारा, तो उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं तो सुधारना ही है। सर, मैंने सुना आप समय के बड़े पाबंद हैं। मतलब कल ऐसा ही कोई किस्सा चल रहा था, तो था 4 बजे मीटिंग है, तो 59 पर 3:59 के बाद मतलब ऐसा होता है कि सब बैठ जाते हैं। और इतनी समय के पाबंद व्यक्ति तो बहुत कम मिलते हैं। तो सर, कोई बहुत किस्से भी मशहूर है शायद आपके समय के पाबंद, कोई ऐसा किस्सा सर जो आप साझा करना चाहें दर्शकों से? देखिए, पाबंद होना, समय के पाबंद होना कोई खासियत नहीं है, इसका पाबंद ना होना कमी है। ये तो साधारण बात है, सारी प्रकृति समय से चलती है। निश्चित है किस टाइम सूर्य निकलना है, किस टाइम चांद ने निकलना है, सब कुछ निश्चित है। समुद्र में किस टाइम ज्वार भाटा आएगा, सब कुछ निश्चित है। अगर ये निश्चित ना हो तो शायद सृष्टि ना चल पाए। तो हम जैसे लोगों के लिए जितना इतना संभालना है, तो हमें समय का पाबंद होना, जितना बिजी आदमी होगा वो समय का पाबंद होना उसका जरूरी है। अगर फ्री आदमी तो समय का पाबंद ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मुझे, अगर मैं मानता हूँ मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत बिजी है, तो बिजी आदमी को समय का पाबंद होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसको फ्री रहना है। एक बिजी, क्योंकि मेरा काम है अपने अभिकर्ताओं को बिजी रखना, 350 लोगों को बिजी रखना। और मैं जब भी बिजी रख पाऊंगा जब मैं फ्री होऊंगा। अगर मैं बिजी हो गया ना तो सारे मेरे भाग जाएंगे। अगर क्लास टीचर बिजी होगी तो सारे बच्चे भाग जाएंगे। अगर वो फ्री है तो सबको देख पाएंगे क्या कौन कर रहा है। तो समय का पाबंद होना एक नेचर भी हो जाती है, मेरी नेचर है, मुझे शौक है। और अब लोग व्यस्त भी हो गए समय का। आज 3 बजे का, आज सबसे पूछो किस टाइम मैच स्टार्ट होगा, 3 बजे। कोई ये थोड़ी कहेगा 3:05 पे या 2:55 पे, या देखा जाएगा मूड बनेगा जब को होगा, जब भी। तो तो कई बार मूड से दुनिया नहीं चलती है, मूड से संस्थाएं नहीं चलती, ये समय से चलती है, पाबंदी से चलती है। 2 करोड़ का आयकर रिटर्न भरना एक अपने आप में एक आंकड़ा है। तो जब पहली बार छुआ सर, तो कैसा, एक नागरिक होने के नाते कैसा महसूस हुआ? नहीं, देखो, सहज चलता है ये सब कुछ, सहज अपने रास्ते चलते रहो, पता नहीं लगेगा। अब लता मंगेशकर पूछो कि किस दिन आपने अच्छा गाना शुरू किया, वो नहीं बता पाएगी किस दिन गाना अच्छा से। वो तो रियाज करती रही, और कब अच्छा गाने लगी उसको नहीं पता लगा। तो हम तो रियाज करते रहे, अपना काम करते रहे, कब अच्छा करने लगे ये तो शायद हमें तो नहीं पता लगा, हम तो कब करते रहे। लेकिन हम लगातार सतत अपने काम में लगे रहे। और ये कभी ये हुआ, ये सब सहज रूप में हुआ। कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई ड्रीम देखा। ड्रीम था अच्छा काम करने का, बहुत बेहतरीन काम करने का, उसी प्रयास में लगे रहे। तो ये तो सब आउटकम है जो आने ही होते होंगे। जो एक जिस रास्ते पे जाएगा उसके लिए साथ भी ऐसा होगा। और फक्र है टैक्स देना। देखिए, हर आदमी, हम जिम्मेदार नागरिक है। हर आदमी देश की सेवा करना, कोई ऐसा सब फौजी नहीं बन सकते, सब डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर, सबने देश की सेवा विभिन्न रूप में करनी है। टैक्स देना भी, जो कुछ बन रहा है सरकार का, जो भी हो रहा है टैक्स से ही होता है। तो वो देश सेवा की भावना लगा लो ना, कहें तो वैसे तो टैक्स देना ही है, जब कमाएंगे तो टैक्स देना ही है। लेकिन टैक्स देने की मजबूरी को भी हम फक्र मान सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तो अच्छा लगता है। तो सर, जैसे आप LIC से जुड़े और आप यहाँ तक आपने एक मुकाम हासिल किया, तो बिना संघर्षों के तो खैर कुछ हुआ ही नहीं होगा।
तो आपका कैसा संघर्ष रहा, किन किन लोगों का आपको सहयोग मिला, और मैं कहूँ पारिवारिक जो आपको कैसा समर्थन था? बिना संघर्ष की कहानी चलेगी तो टिकाऊ नहीं होगी, संघर्ष की कहानी टिकाऊ रहेगी। संघर्ष तो रहा, संघर्ष ये रहा कि जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं वो गुण मेरे पास नहीं थे। बुनियादी चीजें हैं, आज कोई सोचे कि आपने दिल्ली शहर में बिजनेस करना है और आपको गाड़ी चलानी ना आती हो। मुझे गाड़ी चलानी आज भी नहीं आती। ये अपने आप में ऐसा है जैसे कोई हैंडीकैप आदमी हो आज के टाइम में। तो हमारी लाइन में शुरू में मुझे कोई बहुत ज्यादा, कोई इंग्लिश में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि पढ़ाई शायद आज से कितना 1980 में 43 साल पहले ग्रेजुएशन कर चुके, तो आज की दुनिया बहुत बदल चुकी। तो वो आईटी में बहुत मजबूत नहीं हूँ, हम शायद धरती पर 20-25 साल पहले आ गए। तो आईटी में चाह के भी बुद्धि बहुत ज्यादा लगती नहीं अपनी। ये प्रयास रहा कि मेरी सीमाएं मेरे काम की सीमाएं ना बने। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी सीमाएं, तो मैं अगर मुझे आईटी में काम अच्छा नहीं आता पर्सनली, तो मैं ऐसे लोगों को हायर किया कि जो बहुत श्रेष्ठतम थे आईटी में। तो मेरे लोगों को वो तकलीफ नहीं हो पाई कि मेरी कमी मेरे लोगों तक नहीं पहुंच पाई। प्रयास किया कि मेरे बिहाफ पर कोई वो काम कर ले, भला मेरी व्यक्तिगत सीमाएं मेरी बिजनेस की सीमाएं नहीं बनी, ऐसा प्रयास किया। अच्छा सर, एक चीज है कि जो नए लोग एजेंट्स या डीओ के रूप में जुट रहे, सर उनको कोई कुछ आप कहना चाहेंगे? नई पीढ़ी का लालन पालन ना अलग तरह से हुआ है, उनका मैं दोष तो नहीं दूंगा। हम जब थे उस टाइम पे परिवारों में 5-7-10 बच्चे, बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार होता था। घर में एक मोहल्ला होता था, घर में खेलने वाले बहुत, सिस्टम ही अलग होता था। तो मिलने जुलने की प्रवृत्ति बचपन से ही पड़ जाती थी। किसी को चाचा कहना, किसी को मामा कहना, किसी को कुछ कहना, पूरा गांव ही अपना परिवार होता था। आज का परिवेश का बच्चा एक डिफरेंट वातावरण पे पल रहा है। उसको शायद ही उसका कोई चाचा हो, उसको शायद ही बुआ हो, 1-2 भाई होगा तो घर में 1-2 लोग होते हैं। तो वो लोगों से मिलने की कला उसको नहीं आती, खासकर अनजान लोगों से मिलने की कला तो बिल्कुल नहीं आती, और ना उसको कोई सिखाता, ना उसको महत्व पता। लेकिन आखिर जब बीमा क्षेत्र में है या कोई भी इंटेंजिबल प्रोडक्ट बेचने हैं, तो यहाँ मिलने मिलाने की तो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो उसको उस श्रम से दूर होना पड़ेगा, उसको अपने आप से इससे निकालना पड़ेगा। अगर निकाल पाया, लोगों से मिल पाया, तो सफलता। आज के युग में तो ये इतना विस्तार ले चुका, ये बीमा उद्योग, जीवन बीमा उद्योग बहुत विस्तार ले चुका। पूरी दुनिया की निगाहें इस उद्योग पे है, क्योंकि उद्योग 140 करोड़ के देश में अगर कुछ भरपूर है तो लोग भरपूर है, और जहाँ लोग होंगे वहां जीवन बीमा होगा। तो अपार सीमाएं हैं इस क्षेत्र में, बहुत अपार सीमाएं हैं। और जो डाटा भी कहते हैं कि जिस रफ्तार से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, आने वाले वक्त 10 साल और 2031 तक भी, 2000 जो डाटा आईडी का कहता है, कम से कम 3 गुना रफ्तार से, जीडीपी के औसत से 3 गुना रफ्तार से इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ने वाला। तो आशाएं अपार है, लेकिन लोग आईटी का सहारा ले और इस काम में घुसे। आईटी की को सिर्फ एक ही आधार ना बना ले, अपनी व्यक्तिगत प्रतिभाओं का यूज करते हुए इस क्षेत्र में उतरे, तो संभावना अपार है। बीमा क्षेत्र में या सरकार से या एलआईसी, तो कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ सुधार की जरूरत आवश्यकता है, या किस तरह के सुधार की गुंजाइश है इसमें? हाँ, डेफिनेटली। जब मैं भारतीय जीवन बीमा निगम सरकारी उपक्रम से जुड़ा हूँ, तो मैं इसी के बारे में ज्यादा बता पाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी बहुत तेजी से बदलाव मांगती है, बहुत जल्दी चीजों को आउटडेटेड करती है। थे दिन जब एक फिल्म 2-2 साल चल जाती थी, मुगल आजम 2 साल, शोले 5 साल। आजकल ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी चीजें आउटडेटेड होती है। नई प्लान्स बहुत जल्दी लाना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा तुरंत, नहीं तो लोग बाहरी क्षेत्र की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि सरकारी संस्था होने के नाते बहुत चपलता दिखानी पड़ेगी संस्थाओं को, और आज के जनमानस के हिसाब से अपनी सेवाओं में सुधार, और प्लान्स जो नई बीमा प्लान्स आती हैं उनमें थोड़ी ताजगी लानी पड़ेगी।
यहाँ भी कुछ इंस्टेंट कुछ ऐसा चाहिए होगा जो आज की पीढ़ी को चाहिए। आज की पीढ़ी को चाहिए, क्योंकि नव पीढ़ी, अगर भारत की जान अगर बसी है तो युवा पीढ़ी में बची है। सब बहुत युवा देश है, विश्व का सबसे ज्यादा युवा भारत में है, तो उनके अनुसार तो देश को चलना, वो देश को चलाएंगे तो देश को उनके अनुसार भी चलना थोड़ा थोड़ा पड़ेगा। आजकल हमारे देश में बेरोजगारी का बहुत बड़ा रोना है, हर कोई कह रहा है बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन मैंने जब आपके बारे में पढ़ा, आपको सुना, आपके बारे में जाना, तो लगा कि कई लोग जॉब छोड़कर भी आपके साथ एजेंट में आए हैं कि भाई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो सर ऐसे बेरोजगार युवक जो हमारे यहाँ हैं, जिनको लगता है काम नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा है जिसमें एक राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है, सामाजिक मुद्दा भी है, तो इस पर कमेंट्स करना शायद मुझे इतना मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक व्यक्तिगत, प्योर व्यक्तिगत मेरी राय है कि देश में लोग और अगर रोजगार सरकारी नौकरियों को या नौकरियों को ही रोजगार माने तो उसके तो डेटा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में अपने दम पे रोजगार करना चाहें, कोई व्यवसाय करना चाहें, कोई लाइन चुनना चाहे, तो मुझे लगता है कुछ सीमाएं देश में बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर आलस एक साइड छोड़ दें तो युवक के लिए संभावनाएं अपार है, हर जगह, हर देश के हर कोने में, हर जगह, हर स्तर पर तो संभावनाएं अपार है, अगर बशर्ते कि हम रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी ना माने तो। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे नहीं लगता हमारे क्षेत्र में भी बहुत लोग जो है वो बीमा से जुड़े हुए हैं। ऐसे सर लोगों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे कि कितना फायदेमंद होता है या उन्हें जुड़ना चाहिए जो नहीं जुड़े हैं बीमा से? देखिए, जहाँ हम उत्तराखंड की धरती पे बैठे हैं, एक बात है कि जो आज हमारे महानगरों में हो रहा है, 5-7 साल बाद वो छोटे नगरों में होने लगेगा, और जो आज छोटे नगरों में हो रहा है 5-7 साल बाद रिमोट गांव में होने लगेगा। तो अभी मुझे लगता है कि महानगरों में हो सकता है कि और 2-4 साल में बीमा की गति थोड़ी मध्यम पड़ जाए, लेकिन वो मध्यम यहाँ बहुत तेजी से, जो रूरल में हमारे यहाँ बिल्कुल रिमोट एरियाज में, वहाँ अब तक संयुक्त परिवार प्रथा ने बहुत जो जड़ें बड़ी मजबूत है, और धीरे धीरे वहाँ भी एक एकाकी परिवार आएंगे, वहाँ भी इंडिविजुअल्स पे परिवार डिपेंड करेंगे, तो और वहाँ भी पर कैपिटा इनकम, जहाँ मैं देखता हूँ कि पर कैपिटा इनकम जितना देश की बढ़ रही है उससे ज़्यादा रूरल में और हमारे रिमोट एरिया में बढ़ रही है। तो संभावनाएं पर्सनली मुझे ज़्यादा लगता है उत्तराखंड जैसे इलाके में, या जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अब तक नज़रों से दूर रहे हैं, उनमें मुझे संभावनाएं, व्यक्तिगत रूप से मेरा मत है कि वहाँ संभावनाएं ज़्यादा है। बस ये है कि आज के युवक थोड़ा सा लीक से हट के सोचने लगे हैं, अच्छी ट्रेनिंग ले और आगे बढ़े। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर एक अलग ही नाम है, मुझे लगता है बीमा क्षेत्र में आपका भी कुछ उतना ही या उसी तरह का नाम है। तो आपके जैसे आपके साथ काफी, आप कहते हैं एजेंट्स या अभिकर्ता जो आपके हैं, 400 के लगभग आपके अभिकर्ता हैं जो आज भी आपसे जुड़े हुए हैं। आपको सर कभी ऐसा लगता है कि कोई इन अभिकर्ताओं में कोई ऐसा है जो आपके रिकॉर्ड तक पहुंच पाए, आपके आसपास कोई ऐसा लगता है आपको? देखो, हमारे पास सब अभिकर्ता हैं यहाँ, कुछ ऐसे अभिकर्ता है जिसने पूरे भारतवर्ष में नाम कमाया, बहुत नाम कमाया। राजीव वारिया है, सुरेश अग्रवाल है, श्रीवास्तव है, एसके श्रीवास्तव, एसपी श्रीवास्तव है, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने वास्तव में शानदार काम कार्य किया है। और अगर क्षमता और भी है करने की, आपके इंटरव्यू के बाद लगता है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग नोटिस करते हैं परफॉर्मेंस को, तो हम चाहेंगे कि और बेहतर किया जाए। ये जो आप बातें पूछ रहे हैं, हमें अपनी जिम्मेवारी सी लग रही है बातें, तो और बेहतर करेंगे। सर वो एक्चुअली मुझे एक ऐसा ही काफ़ी, मैंने आपके जो अभिकर्ता उन लोगों से मिली तो उनका भी अपने आप में एक बहुत अच्छा स्तर तक वो पहुंचे हैं, और फिर जब आपसे मिली तो लगा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो एक मन में मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, हो सकता है कि जानकारी किसी माध्यम में ना हो, लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, LIC के लिए, पूरे भारत के लिए फक्र की बात हो सकती है। 2022 हमारे यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अभिकर्ता के लिए एक मापदंड है MDRT, $1 मिलियन राउंड टेबल। एक जो उतना इनकम, एक पर्टिकुलर इनकम होती है $US के टर्म्स में, वो जो कर लेता उसको हम MDRT का एक पदवी दे देते हैं, समझ लीजिए पदवी दे देते हैं। तो हम 2021 और 2022 में हमारी टीम से, ना कि भारत में, पूरे विश्व में एक टीम से सबसे ज्यादा MDRT थे, वो हमारी टीम से थे।
बधाइयाँ तो सर। वो हम बड़ी उपलब्धि मानते हैं जी। कि एक पूरे विश्व में इतने बड़े, जहाँ इतने विकसित देश है और इतने बड़े प्रतिस्पर्धा के युग में हमारी टीम से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा एम्बियाटी थे, तो उस चीज का कभी कभी खुशी का एहसास मैं कर लेता हूँ। सर ये खुशी तो अभी मुझे भी हो रही है कि मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपने इतना, आपका अचीवमेंट ही मैं इसे मानूंगी। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, वैसे तो थोड़ा मौसम भी बदल रहा है, मैं एक चीज जानना चाहूंगी सर, जो हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं या हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त, सर उनके लिए सफलता का क्या मूल मंत्र है सर? सफलता का मूल मंत्र है कि देखो, आपको अगर एक तो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक पेड़ पे फल जब ही लगेंगे जब तने मजबूत होंगे, तने मजबूत, टहनियाँ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ फल लगेंगे तो टिक नहीं पाएंगे। तो स्पिरिचुअली मजबूत होना पड़ेगा, आपके संस्कार बहुत मजबूत होने पड़ेंगे। सबसे जरूरी सेवा भाव, क्योंकि इस भौतिक युग में ना हम कहीं ना कहीं पैसे की दौड़ में सेवा भाव भूल जाते हैं। तो ये बेसिक जो मूल मंत्र है ना, हमारी जो संस्कृति में, हमारे धर्म में है, उनको पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर आपको आर्थिक रूप से बहुत उस स्तर पे जाना है तो इन चीजों को भूलना नहीं, मूल मंत्र को। ये मैं एक मंत्र देना चाहूँगा। चलिए सर, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद आपका। आपका इतना बिजी शेड्यूल था, आप एक दिन के लिए यहाँ पर आए थे और आपने इतना समय हमें दिया। और हरीश गुप्ता जी एक आइकन है बीमा क्षेत्र में। कोई भी नया एजेंट हो, डीओ हो या बीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, वो हरीश गुप्ता होना चाहता है। कितनी बड़ी बात है और मेरे लिए ये वाकई बहुत गर्व की बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आप लोगों के साथ मैं गुप्ता सर को मिलवा पाई और आगे भी इस तरह के लोगों से, इस तरह के व्यक्तित्व, इस तरह के शख्सियत से मैं आप लोगों को मिला पाऊँ। इस तरह के हीरे ढूंढ कर मैं खदानों से लाकर आप लोगों के सामने रख पाऊँ, मेरा सौभाग्य रहेगा। इस तरह के और भी व्यक्तित्व से आप मिलना चाहें तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।